स्टेटहुड को लेकर क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी असेंबली में स्टेटहुड का मुद्दा उठाएगी? नहीं, हम क्यों उठाएंगे? उठाइए ना, प्रस्ताव लाइए ना। ये मुलाकातों का जो दौर चल पड़ा है वहाँ पर, क्या है इसके पीछे? बहुत अच्छा है। एक चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए और अपने स्टेट की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर तो जाते जाते साथ में सुनील शर्मा भी चले। उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत बोला है लोगों को। न सिलेंडर मिलेगा, न यूनिट 200 बिजली फ्री मिलेगी, न राशन मिलेगा, न एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और न ही राशन। इन्हीं चुनावों में तो देखने को मिला कि आपका वो हुआ कि सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैट को लेकर इतने ज़्यादा वो थे, गंभीर थे क्योंकि अब इस बैट से ही हम कश्मीर की बाउंड्री लाइन पार कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। बजट सेशन जो है शुरू होने वाला है और इस सेशन में यहाँ पर सरकार पर निगाहें रहेंगी, उमर सरकार की, क्योंकि यूटी बनने के बाद पहली ये सरकार बनी है असेंबली में। और वहीं पर सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों की आवाज बनेंगे। आज से 6 साल पहले की बात करें तो इन्हीं की सरकार थी। 2018 से पहले की बात करें तब भी जनता इन्हीं से सवाल पूछती थी, भाई साहब सरकार आपकी है, आपने क्या किया। अब अपोजिशन में है तो फिर जनता ये कह रही है कि अपोजिशन का रोल कब निभाओगे, हमारे मुद्दे कब उठाएंगे। क्या बजट सेशन में लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे? वादे सरकार ने भी बहुत किए और वादे भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत किए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टेटहुड के बारे में पूछेंगे, यूथ के बारे में पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री। और देखिए, मैं इंटरव्यू मेरे ख्याल दूसरी बार ले रहा हूं इनका। जब पहली बार लिया था तब मंत्री थे, अब इंटरव्यू ले रहा हूं, अब भी इनके पास कैबिनेट वाला दर्जा है लेकिन विपक्ष में है। सर स्वागत है आपका। 6 साल में बड़ा कुछ बदल गया। पहले ड्राइविंग सीट पे थे, अब आप कुछ सीट पर है, यहाँ पर आपको एक भूमिका निभानी है। यहाँ पर जनता ये कहे कि पार्टी तो ऐसी लीडर होते हैं जो हमारे मुद्दे असेंबली में उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। भारतीय जनता पार्टी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, विशेषकर हम जैसे कार्यकर्ता की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, विपक्ष में भी, अपोजिशन में। सत्ता केवल हमने 3-3.5 साल की देखी और पूरे प्रयास किए कि जो लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारे साथ जुड़ी है, कोशिश की कि वो पूरी हो। लेकिन उसके बाद सरकार गिरने के बाद 6 साल का एक गैप, जिसमें उप राज्यपाल महोदय का प्रशासन रहा और अभी दोबारा से 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का रोल मिला, मुझे नेता विपक्ष का रोल मिला। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शायद आज तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस प्रकार का आपने विपक्ष नहीं देखा होगा, जो आने वाले वक्त में दिखेगा। वो आने वाले वक्त में दिखेगा। इसलिए क्योंकि आज तक केवल 2 परिवार इस जम्मू कश्मीर की सत्ता में विराजमान थे और इनकी पूरी फिक्सिंग होती थी। मुद्दा कश्मीर होता था, पाक प्रायोजित आतंकवाद होता था, अलगाववाद होता था। जो डेली गवर्नेंस के इश्यू हैं, उनके साथ इन दोनों परिवारों का कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं था। डे टू डे रूटीन लाइफ में जो आम जनमानस को समस्याएं आती हैं, उनके साथ इन दोनों परिवारों का कोई वास्ता नहीं था। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस प्रकार का विपक्ष देखेगी, जम्मू कश्मीर की जनता इस प्रकार का विपक्ष देखेगी, जहां पे कॉमन मैन की, जहां पे यूथ की, जहां पे किसान की, सबकी आवाज उठे, जहां पे एम्प्लॉय की,
हर व्यक्ति की आवाज विधानसभा में, नहीं जिस तरह से, ठीक है, पहली बार विधानसभा में किसी भी प्रकार का अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, एंटी नेशनल स्लोगन, बिल, रेजोल्यूशन किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की जनता में और विधानसभा पहली बार देखेगी। आप बार बार कह रहे हैं कि दो परिवारों का यहाँ पे कब्जा रहा। एक परिवार के साथ केंद्र पे आपने समझौता किया, उनके साथ सरकार बनाई, उसको छोड़िए, वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन एक परिवार के साथ तो आपने सत्ता भोगी है ना। हाँ, तो बिल्कुल उसमें कोई शक थोड़ी है। सत्ता में रहे, हाँ। हम उससे इनकार नहीं कर रहे। हाँ। सत्ता में रहे हम। और तो फिर क्या आपकी भी फिक्सिंग होती थी क्या वहाँ? किस चीज की फिक्सिंग? मुद्दों की? नहीं, किसके साथ? विपक्ष के साथ आप कह रहे हो ना? परिवारों की बात की। क्योंकि वो विपक्ष में थे तब। एक परिवार ने हमारे साथ सत्ता बनाई, हम सत्ता में रहे, लेकिन दूसरा परिवार विपक्ष में था, जो उनको रोल अदा करना था वो नहीं किया। अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गया। तो इसीलिए जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया। बहुत अच्छा, हम बड़ा संतुष्ट है। सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमें आज बड़ा गर्व हो रहा है कि सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में। केवल कश्मीर का पार्ट अगर देखें तो 9 लाख समथिंग वोट केवल मिले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर उनके विपक्ष में केवल 3 पार्टी में मैं देखता हूं, चाहे उसमें एआईपी है, चाहे उसमें पीसी है, चाहे उसमें अपनी पार्टी है, तीनों पार्टियों का वोट 8 लाख से ज्यादा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये गणित है, और गणित के माध्यम से उनके सीट्स ऊपर आई। लेकिन हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी को कि सबसे बड़ा मैंडेट, सबसे ज्यादा बहुमत हमें मिला है। सत्ता में बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सीटों में वो ज्यादा है, वोट में हम ज्यादा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इस बार आप उस सीट पे है यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना है, दबाव बनाना है, बजट आने वाला है। और जो पार्टी इस समय विपक्ष की, देखिए कश्मीर की विपक्षी पार्टी तो पीडीपी है। वो हमेशा पिछली बार जो सत्र लगा वहां पे 370 का मुद्दा लेकर आ गए, इस बार भी वो 370 का मुद्दा लेकर ही आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी इस बार कि उनको रोका जाए ताकि ये सदन चले? क्योंकि पिछली बार तो सदन ही नहीं चला ना इस चक्कर में। देखिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और आम जनमानस को भी पता है कि 370 का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहां पे है। बिल्कुल। और जिस बड़े मंदिर से इस 370 को धराशायी किया गया, पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जम्मू कश्मीर की असेंबली उसे चैलेंज कर सकती है? नहीं करेगी। हमारा ये उनके साथ झगड़ा नहीं है कि 370 पास हो ना हो, वो हमें भी पता है। और किसी भी दफन हो गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं दफन हो गया, कानून से आप पूछेंगे, किसी भी लीगल व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो कहेंगे कि भाई ये तो कोई इसका औचित्य नहीं है। हमारी लड़ाई है कि अनडेमोक्रेटिक वे से असेंबली चल रही थी, इसलिए हमें बिल पे कोई विवाद था। अन्यथा 370 जिस पार्लियामेंट में धराशायी हुआ, अब दोबारा वहां पार्लियामेंट उसको वापस भी नहीं ला सकते। लेकिन मैं उठाएंगे ना, यहाँ बात कहना चाहता हूँ, अब कोई भी पार्टी आए अब 370 वापस नहीं ला सकते, क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। क्योंकि 370 वाज टेम्परेरी प्रोविजन। टेम्परेरी प्रोविजन तब तक होता है जब तक पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये तो बाकी स्टेट्स में भी इसी प्रकार से लागू हुआ। अब तो कोई उस प्रकार का कोई आपके पास कोई भी इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। वो तो सबको पता है कि आएगा नहीं आएगा, जब दूसरी सरकार बनेगी तब देखी जाएगी। लेकिन अगर वो ये मुद्दा लाएंगे तो आप किस तरह से हैंडल करेंगे? बायकॉट करेंगे या फिर पैरेलल असेंबली चलाएंगे फिर से? देखिए, कोई तो रास्ता होगा ना कि जो बड़े आराम से सुचारू ढंग से ये चढ़े असेंबली। 370 जो उनने लाया वो तो लाया, असेंबली में उसका नाम दिया स्पेशल स्टेटस। और मैंने उस दिन भी चैलेंज किया, आज भी चैलेंज किया, स्पेशल स्टेटस एक शब्द भी भारतीय कानून में निकाल, भारतीय संविधान में निकालोगे जम्मू कश्मीर के नजरिए से, आई विल रिजाइन। मैं आज भी कहता हूं, तो स्पेशल स्टेटस नाम का कोई शब्द ही नहीं है भारतीय संविधान में। ये मांगते हैं, चलो उसको इन्होंने तथाकथित सो कॉल्ड पास भी कर दिया। अब इनके पास क्या है? 370 पर बहस करने के लिए आए, तो वी आर रेडी टू डिबेट ऑन इट। हमें बिल्कुल इसमें कोई परहेज नहीं है। अगर वो 370 पे बहस भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आए वो बहस करे, ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको इनकी सच्चाई पता चल। हम डिबेट करने के लिए रेडी हैं, बट मुझे लगता है कि अब ये हजम कर चुके हैं। अब इन्होंने सारे मुद्दों को एक थैले में बंद किया, वो थैला है स्टेटहुड का। जो उमर साहब पीछे उठा के दिल्ली जाते हैं, मगर मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहूंगा, उमर साहब को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ वो चलते थे, शायद उनको वही गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार से चलती है। जम्मू कश्मीर में आप कुछ भी करो और दिल्ली राहुल गांधी के घर में कॉफी कप पियो और आप कर पाओगे। यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी बहुत मजबूत है, यहाँ की नहीं। पार्टी संगठन भी मजबूत है, और यहाँ वो एक आंख दिखाया है, दूसरा वहां पे नहीं, कॉफी चाय तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी पी रहे हैं, वो तो मंत्री अमित शाह जी के साथ भी भोजन भी कराएंगे, नहीं कर रहे हैं ना, मुझे कराएंगे। उसके पीछे क्या है? जो गलतफहमी राहुल गांधी के लिए उनको थी ना, कि राहुल गांधी को मैं कॉफी पी के कुछ भी ले सकता हूँ कांग्रेस से, वो यहाँ से नहीं मिलेगा। जो होगा यही, मतलब कोई स्नैक्स नहीं मिलेंगे, यहीं से मिलेगा, राइट, चाहे सब कुछ। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। लेकिन ये मुलाकातों का जो दौर चल पड़ा वहां पर, क्या है इसके पीछे? बहुत अच्छा है, एक चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए और अपने स्टेट की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। चीफ मिनिस्टर तो जाते जाते साथ में सुनील शर्मा भी चले जाते हैं, क्या खिचड़ी क्या पकड़ी है इसके पीछे? मैं तो लगातार ही जा रहा हूँ, आपका मैं लगातार ही जा रहा हूँ, और तभी है वो, फिर क्या तो देखे चले जाते हैं, फिर आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और ना बोल रही है, कुछ और ना मांग ले? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो स्टेट के अफेयर्स को लेके जाते हैं, और अंदर क्या बात करते हैं उसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना हमें दिखता है कि भाई अफेयर्स को लेके जाते हैं, कोई इश्यूज को लेके जाते हैं। हमारी पार्टी के उच्च नेता है, हमारा नेतृत्व है, हमें लगातार उनसे निर्देश लेने हैं, हिदायत लेनी है। मतलब जब वो जाते हैं आप भी पहुंच जाते हैं, और नहीं, मेरे पीछे वो आए, मैं उनके पीछे नहीं गया। पहले मैं मिला, फिर वो मिले। मैं वही कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं जो दिखता है, लेकिन कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है। बाजार में ये चीज जो है पूरी तरह से फैल गई, राजनीतिक गलियारों में फैल गई कि सत्ता पलट होने वाला, सत्ता परिवर्तन होने वाला। दोनों ने मुलाकात कर ली, पहले आपका फोटो आया, फिर उमर जी का है, क्या कोई वाकई खिचड़ी पकड़ी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम किसी का तख्ता पलट करने वालों में नहीं है। वही अपने लोगों को नहीं बचा पाए तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, न होगा। तो बाकी हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम किसी का तख्ता पलट कर दें। नहीं बचा नहीं पाए, क्या कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं बचा नहीं पाएगा। मैंने कहा अगर उनके एमएलए उनके हाथ में नहीं रहे, हाँ। तो वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ ये तो है, क्योंकि दरवाजा तो उनको मजबूत रखना अपना, तो उनको करना है। बाकी लेकिन आपने भी तो दरवाजे खोले हैं ना। नहीं नहीं, हमारे दरवाजे खोलने न खोलने से क्या होता है, हमारा तो क्लियर स्टैंड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लाइन पे, हम अपनी लाइन पे। हमारा क्या, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है ललित जी। ये तो केरन से शुरू होते हैं, लखनपुर इनका खत्म है बाउंड्री, हमारा कन्याकुमारी तक सीमा है हमारी। हम अभी 20 राज्यों में सत्ता में है। हमारे पास 1648 विधायक हैं, 42 विधायक और 1648। ये लाओ तो तब भी हमारे पास 1602 अपने हैं। तो इनके साथ हमारा कैसे कंपैरिजन हो सकता तो शगुन डालने के लिए 21वां चाहिए ना, तो यहीं पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कश्मीर पे। चलिए वक्त करेंगे। चलिए ठीक है, अब ये मुद्दे की बात करता हूँ। 200 यूनिट बिजली वाला मुद्दा, 12 सिलेंडर, डेली वेजर्स का मुद्दा, ये बड़ी चीजें हैं, और सरकार कह रही है हम करेंगे। आपको लगता है कि सरकार करेगी? ललित जी, एक सिलेंडर की कॉस्ट क्या है? 1000 के करीब होगी मेरे 1000। अगर 30 लाख परिवार हम जम्मू कश्मीर में मानते हैं, 30 लाख हजार एक महीने का, चलो जी उसको भी नहीं मानते हैं, हम बीपीएल पे आते हैं। 8 लाख परिवार है, 8 लाख परिवार मल्टीप्लाई बाय 1000 एक महीने का, 8 लाख हजार एक महीने का। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 के 96 लाख हजार सिर्फ सिलेंडर देने के लिए। मुझे बताओ, जिस व्यक्ति के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, जिस व्यक्ति के पास, अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया है, उसने बोला कि मैंने जीपी फंड अपना निकाला है, 6 महीने से मुझे पैसा नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति के पास कंपनसेशन के लिए ट्रेजरीज में पैसा नहीं, 96 लाख हजार रुपया वो सिर्फ सिलेंडर पे देंगे, फिर वो बिजली पे देंगे, फिर वो एम्प्लॉयमेंट पे देंगे, फिर वो पेंशन पे देंगे। तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गलती हुई। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार हुई, यहाँ पे
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जब मुश्किल सरकार बनी होती, ये उसने अमल भी करते आपने देखा। एक दिन श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कोर्ट ली, अगले दिन से टकाटक करके सारे जो वादे किए हैं, जो हमने कमिटमेंट्स किए, पूरे हो गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत बोला है लोगों को, न सिलेंडर मिलेगा, न यूनिट 200 बिजली फ्री मिलेगी, न राशन मिलेगा, न एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और न ही राशन मिलेगी, ये अपना पेंशन मिलेगी। इस सारे को फिर वो एक थैले में बांध रहे हैं स्टेटहुड के। 370 3500 को एक को भी उसी थैले में डाल दिया। अब इन इश्यूज को भी उसी आप कह रहे नहीं मिलेंगे, स्टेटहुड में मैं आता हूँ, तो आप दबाव बनाइए ना। अब बनाएंगे ना, कल से तो वही उसी के लिए जा रहे हैं। अब नहीं देख रहे हैं इतनी तैयारी। हाँ, किस लिए? बास्केट जबरदस्त कुर्ता, तैयारी उसी के लिए। तो सवाल पूछेंगे और जमीन पे लाएंगे। ऐसा नहीं, और सिर्फ असेंबली में नहीं, अभी हमने 2-3 महीने का एक ड्राई पीरियड होता है ना सरकार बनने के बाद, तुरंत करो, वो रेलेवेंट नहीं माना जाता। आप आने वाले गर्मियों में देखें, हम तो हिसाब पूछेंगे, हम कश्मीर में भी हिसाब पूछेंगे, जम्मू में भी पूछेंगे, जो वादे किए थे, और लोग इनका जीना आराम कर देंगे। क्या बात है? लोगों की निगाहें तो आपकी तरफ भी है कि आपने कहा था कि हम जम्मू के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, और अगर सरकार आप मानते यहाँ पर है तो वो सरकार उन बच्चों के लिए सुनने लिए। अब देखिए, इसकी हम बात करते हैं, उनका एग्जाम यहाँ पर इकट्ठा था, एक ही डेट पे था, उमर अब्दुल्ला के साथ वो यूथ मिले, लेकिन विपक्ष जो है वो खामोश रहा। जीके हाँ, क्या हुआ? एग्जाम जो थे वो मुझे मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, मेरे ध्यान में नहीं, लाएगा नहीं कोई तो कैसे, स्वप्न तो नहीं आएगा। लेकिन अभी हम सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। ये केवल जम्मू की नाइंसाफी नहीं है। देखिए, जेकेपीएसआई का इशू पूरी स्टेट का है, पूरे यूटी का है, इसमें कश्मीर का भी उतना ही सहभागी है, यहाँ का भी है। देखो, जम्मू के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मैंडेट मिला है ना, इनसे मिला। वो प्रश्न की दिशा दी थी आपने, जम्मू के साथ नाइंसाफी, वो तो कतई नहीं होगी। आप अगर इस वक्त आंकड़ों को देखेंगे, आप डिपार्टमेंट्स, आप तो वैसे जानकार हैं सारी चीजों के, आप मास्टर हैं आंकड़ों के भी, आप निकालें। आंकड़ेबाजी में ये बाजीगिरी है, आंकड़े क्यों बाजीगिरी? क्यों बाजीगिरी है सर? क्यों बाजीगिरी है? बाजीगिरी है, किताबों की है। नहीं, बताइए ना सर, कहीं पे तो कोई लॉजिकल बताइए, जवाब देंगे। लेकिन जहां तक बात आती है जेकेपीएसआई की, ये पूरे यूटी का मसला है, और मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ इस इशू को उठाया है। अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी इलीगल माइनिंग हो रही है, लिकर माफिया यहाँ पर है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, खासकर लिकर को लेकर की बैन करी है। चलिए, लिकर को तो वो तो सरकार का काम है करना नहीं करना, ड्रग्स जो है वो आप देखिए किस तरह से फैल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और अगर सरकार से बात करें तो कह रहे जी होम उनके पास है, पुलिस उनके पास है, गैंगस्टर आते हैं धड़ाधड़ गोलियां चला देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, एलजी साहब से भी मुलाकात करनी पड़ेगी? करूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग्स बड़ा है, और ये एक सामाजिक चुनौती होती है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस इसमें मतलब बीच में आके इसे खत्म करे, ये एक हमारे लिए एक बात तो रहती है, लेकिन एक सामाजिक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास आप जब हमने सत्ता संभाली केंद्र में, हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? आतंकवाद, दूसरी अलगाववाद, तीसरी पत्थरबाज, चौथा ड्रग्स। ऐसे ही है ना? आपने देखा होगा आतंकवाद भी लगभग अंतिम सांसों में है। अब पिछले 6 महीने से आप देख सकते हैं कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई लोकल रिक्रूटमेंट। वो तो उमर साहब तारीफ कर रहे हैं, करेंगे वो सारी चीजों की तरह। दूसरा अलगाववाद, जिस यासीन मलिक के पीछे काफिला चलता था, आज आप तिहाड़ में सारे वो देख रहे हैं। इंजीनियर रशीद जैसा चुना हुआ नुमाइंदा जो अलगाववाद की भाषा बोलेगा वो वही होगा। पत्थरबाज, वो तो आज हाथ जोड़ते हैं कि भाई पत्थर क्या सब कुछ दोगे तब भी हम फेंकने को तैयार। हमने ड्रग्स पर बहुत बड़ा इस वक्त हैमर किया हुआ है, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है, इसकी सक्सेस की विजिबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अभी पूछा था मुझसे कि गृह मंत्री जी से क्यों मुलाकात करने गए थे। मेरा ये बहुत बड़ा इशू था ड्रग्स पर, और उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने 3 बैठकें की।
और अलग अलग और बड़ी सख्ती से एक पूरा मानचित्र बना है किस तरीके से। नो डाउट हम इसको मानते हैं कि इस वक्त ये बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ड्रग्स माफिया को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये एक नीतिगत तरीके से लगे हुए हैं और अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, थोड़ा सा। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं है, और जिस तरह से पीडीपी की बात कर उन्होंने कहा कि ये शांति जो है वो सब। उमर साहब ने ये फोर्सफुल पीस की जो बात कही, आप मुझे बताइए, उनका ये कहना है कि फोर्सेस को यूज किया गया। पहले मैं इस बात पे आना चाहता हूं, शांति को नहीं, वो वाहिद पारा साहब का कहता है, पीडीपी नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ने फोर्सफुल उन्होंने भी कहा, लेकिन उनका ये वाहिद दोनों को बताता। ठीक है, शांति को भंग किसने किया, अशांति में किसने फैलाया? सवाल उनसे पूछिए कि अगर यहाँ पे पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर था, उसको भंग किसने किया? उसको अलगाववाद, आतंकवाद ऐसे एलिमेंट ने किया, ऐसे तत्व ने किया। क्या उनके साथ फोर्सफुली बिहेव नहीं करना चाहिए आतंकवादियों के साथ? क्या उनके सामने धूप लेके जाना चाहिए, आप हथियार छोड़ दीजिए फिर यहाँ पे शांति आएगी? नहीं, शांति तब स्थापित होती है जब देश का राजा हो, देश का जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हो, वो ऐसे तत्व से। ये तो वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार कह रही है ना कि बार बार ये शांति हो गई है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, क्योंकि आप एजेंसी वहां पे ला रहे हैं, आपने डलवाई है, यूएपीए लगा देते हैं आप, क्योंकि सारे के पीछे वही लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि दोबारा से हम फिर इसको दोबारा करेंगे। उनको ये लगता है कि नहीं, हम दोबारा से यहाँ पे वैसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे, अब ये टेम्परेरी है, अभी इन्होंने फोर्स करके तो इसको रोक दिया। उनको ये लगता है कि दोबारा से वो, क्योंकि मानसिक और बौद्धिक संरक्षण अलगाववाद को, आतंकवाद को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस देती है। इसके बिहाइंड द कर्टन यही फोर्स है ना। और उनको ये भ्रम है कि हम दोबारा से वो एक्टिविटीज शुरू करेंगे, हम मानसिक बौद्धिक संरक्षण देंगे, हम राजनीतिक संरक्षण देंगे और दोबारा से उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को लाएंगे। लेकिन उनका ये भ्रम है ललित जी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं। अगर किसी भी प्रकार की शांति को भंग करने की किसी भी राजनीतिक दल ने दुस्साहस किया, ये मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि इंजीनियर रशीद के दूसरे खाने में वो भी बैठे होंगे। इन्हीं चुनावों में तो देखने को मिला कि आपका वो हुआ कि सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैट को लेकर इतने ज्यादा वो थे, गंभीर थे कि अब इस बैट से ही हम कश्मीर की बाउंड्री लाइन पार कर देंगे। ऐसा उन्होंने बैट घुमाया, बेचारा बैट भी गया। इंजीनियर रशीद जी चुनावों के दौरान बाहर आए, उनका भी गुब्बारा जो था वो फूट गया। वो कह रहे थे ये सब भाजपा की रणनीति थी। भाजपा की रणनीति जितने होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत जल्दी अभी टिप्पणी आ रही है, लेकिन जो हमारी रणनीति है वो कामयाब होगी। ललित जी, आप यकीन मानिए, मैं बड़े ईमानदारी के साथ कहता हूं कि भाजपा ने जिस रणनीति के साथ जो बीज कश्मीर में बोया है, फसल आएगी। और आप यकीन मानिए कि रिजल्ट सामने आएगा, तब जाके लोगों को समझ आएगा कि। ठीक है सर, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं खत्म करता हूँ। स्टेटहुड को लेकर क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी असेंबली में स्टेटहुड का मुद्दा उठाएगी? नहीं, हम क्यों उठाएंगे? उठाइए ना, प्रस्ताव लाइए ना। क्यों प्रस्ताव लाएंगे? किस चीज का प्रस्ताव? क्यों? स्टेटहुड कब मिलेगी फिर? स्टेटहुड किसी भी स्टेट को इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में जो संघीय ढांचा हमारा, उसका सीधा सीधा अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है, किसी भी असेंबली को है। किसी भी स्टेट को तोड़ना, जोड़ना, 2 बनाना, 3 बनाना, 1 बनाना, ये अधिकार पार्लियामेंट को है, किसी भी असेंबली के पास नहीं है। न प्रस्ताव लाने का, मैं कैबिनेट में तो प्रस्ताव ले आते उमर साहब। अरे कुछ भी करेंगे, इररिलेवेंट चीजें कर रहे हैं। अच्छा, उनको गवर्नेंस इररिलेवेंट कैसे है? वो तो एलजी साहब ने वही प्रस्ताव तो वहां पे भेज दिया। जो ये भेजेंगे तो भेजेंगे, वो तो एंडोर्स करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या असेंबली गलत चीज के लिए एंडोर्स हो जाएंगे? किसी भी असेंबली के, आप भी तो इतने पढ़े लिखे हैं, क्या किसी असेंबली के पास अधिकार है कि भाई वो स्टेट को और यूटी बनाने के लिए प्रस्ताव तो लाएंगे ना, कि हम ये कहते हैं कि केंद्र सरकार से डिमांड, नॉट प्रस्ताव, डिमांड मैं असेंबली में क्यों रखूं? डिमांड मैंने प्रधानमंत्री जी के पास रख, डिमांड मैंने, वो तो विपक्ष आप कौन सी नहीं रख रहे हैं, वो तो विपक्ष चिल्ला के मतलब उसने भी हामी भर दी है। हमें क्या जल्दी है?
ठीक किस है। चीज की जल्दी, किस स्टेटहुड की जल्दी, और क्यों चाहते हैं जल्दी जल्दी स्टेटहुड? इस स्टेटहुड को ढूंढना चाहते हैं जिस स्टेटहुड में आज दोबारा से ये 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं। इस स्टेटहुड को ये ढूंढते हैं जिस स्टेटहुड में ये महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को खत्म करना चाहते हैं। इस स्टेटहुड को ये ढूंढना चाहते हैं जिस स्टेटहुड में आज ये फिर 13 जुलाई के यौम शोधा को वापस लाना चाहते हैं। इस स्टेटहुड को ये ढूंढते हैं जिस स्टेटहुड में ये विलय दिवस को खत्म करना चाहते हैं। क्या स्टेटहुड चाहिए इनको, किस चीज का स्टेटहुड? तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड की हिमायत नहीं करेगी? हम हैं और देंगे, राइट टाइम पे देंगे, राइट टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि टाइम हो चुका है, नहीं, चुनाव करवा दिए हैं और स्टे वो कर दीजिए, दे दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप दे दीजिए। वो कब दे? केंद्र को दिया है। देखिए सर, चुनाव नॉर्मल हो गए, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आतंकवाद पे आप खुद कह रही हैं कि हमने ध्वस्त कर दिए है सब कुछ, तो फिर मैं ललित जी वैसे आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब मुझसे क्यों पूछते? मैं इतना बड़ा सा जवाब दूंगा आपके सवाल का। हक में मैं भी स्टेटहुड के हक में आप। वैसे सारे इस मुद्दे को, सारे इश्यूज को स्टेटहुड में ही क्यों भरना है? बाकी इश्यूज भी है, स्टेटहुड तो मिलेगा। ये उमर अब्दुल्ला साहब को भी पता है कि स्टेटहुड मिलेगा, ठीक, लेकिन किस इशू पे ये जबरदस्ती गुमराह? उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना पड़ेगा कि अगर हम स्टेटहुड मांग रहे हैं तो हम 370 अलगाववाद इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्टेटहुड चाहिए जिसमें नहीं देश की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की। पता है कि स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन दूसरे मुद्दों पे वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, न दे पा रहे हैं, इसलिए वो स्टेटहुड ठीक है। अभी मेरे पास एक पर्ची है, ये कह रहे हैं कि 4 महीने से जो बच्चे हैं सब इंस्पेक्टर वाले वो लग रहे हैं, और आप नेता प्रतिपक्ष को उठाइए मुद्दा। जरूर, लेकिन असेंबली में इस मुद्दे को क्या उठाएं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का इशू है। फिर भी थोड़ा वो लगता है ना। नहीं, जहाँ पे उठाना है वहां पे उठा रहा हूं, और आज भी शाम को मैं इन्हीं के लिए कहीं जा रहा हूँ मिलने को। आखिरी सवाल फिर से वो जहाँ से शुरुआत की थी, ये जो मुलाकातें, ये मुलाकात एक बहाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का पालन पोषण जो हुआ है राजनीतिक, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट की गोद में हुआ है, और काफी युवा थे उस समय। और जब वो प्यार था तो खुला था, वो उसका इजहार भी था। अब प्यार ही नहीं तो इजहार किस चीज का करें हम? ने प्यार तो उन्होंने दिखाया सोनामर्ग में कि प्रधानमंत्री जी ये हैं, प्रधानमंत्री जी वो है, केंद्र की नीति अभी एक तरफा है। अच्छा, आपकी तरफ से नहीं है? ओहो, अभी एक तरफा प्यार है। चलिए ये एक तरफा प्यार है। जब दूसरी तरफ से प्यार का इजहार होगा तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ये जब बजट पेश होगा, भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीदें हैं कि जनता के मुद्दे जो हैं वो वहां पर उठेंगे और विपक्ष दबाव डालेगा सरकार पर कि आपने जो वादे किए हैं उसे पूरा करिए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो बेपर्दा नहीं हो रहा, और मुलाकातों का जो दौर है वो बता रहा है कि बस इजहार करने की देर है, फिर देखिए मोहब्बत की सोर बढ़ती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।